कैसे हो मेरे 11th क्लास के चैंपियंस। मज़े आ रहे हैं सर्दियों के? घर में सो तो नहीं रहे ना, पढ़ रहे हो ना सभी? तो अगर पढ़ रहे हो तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार SKI के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस को करवाऊंगा, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, और ऐसा करवा दूंगा यकीन मानना जिगर में उतार दूंगा, तुम्हारे जहन में उतर जाएगी, और इससे आसान सब्जेक्ट तुम्हें कोई लगने वाला नहीं है। बस जुड़ जाना भाई के साथ 1 महीने के लिए, जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे उन चैप्टर को प्रेफरेंस पे लेकर के मैं करवाता हुआ चला जाऊंगा। अभी मेरे पास डिमांड आई थी कि सर सोर्स ऑफ फाइनेंस मुझे करवा दो या हमें करवा दो, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो वो कहने लगे हमें बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कोई बात नहीं, करते हैं इसका सॉल्यूशन और इसका समाधान भी, लेकिन करेंगे कहाँ? SKI के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ, और बिजनेस आपके लिए आसान बना दूंगा। विश्वास रखना, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, मस्त रहो, बस मेरी वीडियोस को देखते रहो। बिजनेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना पढ़ने में ना करने में। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला एक चैप्टर है हमारे पास, कौन सा? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, है ना? चलो देखना और समझना, थोड़ा सा संयम भी रखना, चीजें समझ में आती चली जाएंगी और सुनते चले जाओगे तो आप इससे अपने माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लोगे, कभी कोई समस्या तुम्हें आने वाली नहीं है। तो बात करते हैं किसकी? चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो समझो इसके कॉन्सेप्ट को, ये क्या है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मुझे एक बात बताओ, इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके वीन्स में ब्लड का फ्लो होते रहना जरूरी है कि नहीं है? हम तभी जीवित रह पाएंगे, हम तभी सरवाइव कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर ब्लड का फ्लो होता रहेगा। ऐसे ही बिजनेस भी, किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, और अगर उसे वो फंड ना मिले ना, तो वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए इस चैप्टर को तुम्हें पढ़ाया जा रहा है 11th क्लास के अंदर, ताकि जब आप अपने बिजनेस चलाओ तो आप उसको अच्छे से सरवाइव करवा सको। और कैसे सरवाइव कराओगे? जब आपको फंड कहां से और कैसे मिलेंगे आपको अपने बिजनेस के लिए, तभी आप उसे सरवाइव करवा पाओगे। सही बात है। तो आ जाओ देखते हैं जैसे हम सरवाइव करते हैं, और जैसे हमें अपने जीवन के हर स्टेज पर हमारे ब्लड फ्लो होते रहना जरूरी है, ऐसे ही कंपनी की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है, और हर स्टेज पे उसे फंड मिलता रहना जरूरी है। और अगर उसे वो फंड नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस फाइनेंस क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, फंड की रिक्वायरमेंट। क्यों भाई? टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो उसकी कुछ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। बोलोगे कौन सा? कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज? जैसे कि एसेट्स को खरीदना, पैसों की जरूरत है या नहीं है? अपने जो लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो, मतलब देनदारियां हैं, उनकी पेमेंट करना, पैसों की जरूरत है या नहीं है? सेल करना, परचेस करना, इन सभी कामों के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। और पैसों की जरूरत जब होती है तो ये सब क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, और ये हर स्टेज पर चाहिए होती है, एट एवरी स्टेज इन लाइफ, हर स्टेज पर। ठीक है, आगे चले जाते हैं। इसकी नीड क्यों है भाई? नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैंने बताया ना, सर्वाइव करता रहे। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस में इसकी नीड क्यों है? कि हमें एक ऐसा फंड मिल जाए, जैसे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या मिल जाए? एक फंड मिल जाए फिक्स्ड टर्म के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा क्या कह रहा है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हर शॉर्ट टर्म में कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो कोई किसी शॉप को चलाता है, उसने शुरुआत में स्टार्ट करा, बाद में सोचता है कि इस शॉप को और बड़ा किया जाए या इसके और सेगमेंट को बढ़ाया जाए, तो इन बिटवीन उसे और पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए जब हमें और रिक्वायरमेंट की फंड होती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जब हमें फंड की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाए। आगे डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि जब हमें अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करना हो, यानी कि प्रोडक्ट लाइन को हमें और बढ़ाना हो, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने हो। अभी आप एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आपको और प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं कि भाई जैसे नेस्ले है, वो चॉकलेट्स के साथ साथ और भी दूसरी फील्ड में अगर चली जाए, ठीक है,
तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे और खाने पीने के प्रोडक्ट में। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मतलब जैसे चलो डाइवर्सिफिकेशन में तो आप लिख सकते हो क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल जब प्रोडक्ट बनाते हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में आप बोलोगे जैसे कि हम कंप्यूटर्स को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर आए तो हर कंपनी के अंदर, हर बिजनेस के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होने लगी, सारे काम हमारे कंप्यूटर से होने लगे। अब एआई आ गया है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फंड चाहिए। अच्छा, और क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेशंस। कंपनी को अगर और ज़्यादा उसकी ग्रोथ करनी है, उसके इन्वेस्टमेंट्स को हमें बढ़ाना है और नेक्स्ट लेवल पर उसे लेके जाना है, उसके मतलब की स्केल को बढ़ाना है, तो भी हम क्या करेंगे, तो फंड की आवश्यकता है। जैसे मान लो कोई एक छोटी सी अगर कोई शॉप खोलता है, अब एक शॉप के बाद वो एक और कहीं खोलना चाह रहा है, या उस शॉप से अब वो एक अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर और बड़ा करना चाह रहा है, शोरूम टाइप का, तो उसे और फंड की आवश्यकता है, यानी कि ग्रोथ हो रही है उसकी। आगे चलते हैं। अब सोर्स ऑफ फंड की बात है कि कहाँ कहाँ से हम फंड को ले सकते हैं। तो ये हम टाइम पीरियड के ऊपर कर सकते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ये 3 तरह के यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। चलो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करेंगे तो आप बोलना है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विटी शेयर्स। आप बोलोगे इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसे आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं डिबेंचर्स। बोलोगे कि डिबेंचर्स क्या होता है, आगे चलते हैं, देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, यानी कि लोन क्या हो जाएगा, ये लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखना, किसके लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए। आप बोलो कि मीडियम टर्म के लिए कौन से होंगे, तो आ जाते हैं मीडियम टर्म के लिए। तो मीडियम टर्म के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कौन सा, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, ये मीडियम टर्म के लिए हम इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या बोलोगे, आ जाते हैं भाई शॉर्ट टर्म के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए देखो कौन कौन से हो सकते हैं। एक आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर और ट्रेड क्रेडिट। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट और एक होता है कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट और कमर्शियल पेपर। क्योंकि अब हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हमें समझ में आ जाए। अब काफ़ी कुछ आपने भी पढ़ लिया होगा, है ना, बस एक बार फाइनल टच, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो फिर तो ये नाम पढ़ना है, इससे अच्छा तो उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ट्रेड क्रेडिट की बात कर लेते हैं भाई। ट्रेड क्रेडिट कई बार आ जाता है, अब एक्सप्लेन करना पड़े, शॉर्ट टर्म के लिए फंड होते हैं। तो देखो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब है कि एक बायर है और एक सेलर है, तो सेलर ना बायर को एक सुविधा देता है। वो क्या मतलब, उसको एक फैसिलिटी अवेलेबल कराता है कि भाई मैं आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, सेलर कहता है बायर से, वो मैं देने के लिए तैयार हूं, और आप मुझे ये जो पेमेंट है ना कभी किसी और डेट पर कर देना। यानी कि पेमेंट इज टू बी मेड ऑन लेटर डेट, बट गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड इमीडिएटली, एंड दीज ऑल आर डन बाय मेकिंग ट्रेड क्रेडिट। यानी कि एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में। इतनी सी बात है, आ गई समझ में। आगे चल लेते हैं कॉमर्शियल पेपर। ये कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, छोटे इंस्टीट्यूशंस वो अप्लाई करते हैं, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 270 डेज़ का होता है। उससे ज़्यादा के लिए कॉमर्शियल पेपर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स को या छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर कौन करते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आगे आ जाते हैं ओनरशिप के ऊपर। ये कह रहा है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड कौन सा होता है, एक होता है इक्विटी, ध्यान रखना इक्विटी, और एक होता है रिटेन अर्निंग। अभी डिटेल में बात करूंगा इक्विटी के ऊपर और बात करूंगा रिटेन अर्निंग के ऊपर, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, और एक है हमारा कौन सा, बोरोड फंड। बोरोड फंड की बात करोगे तो यहाँ पे लिख लो एक डिबेंचर होता है बोरोड फंड में। बात करेंगे डिबेंचर की आगे, अभी समझाता हूँ डिबेंचर्स भी क्या होते हैं। और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन अगर हम ले लें, लॉन्ग टर्म लोन अगर हम ले लेते हैं किससे, फ्रॉम बैंक से, कहीं से भी, ठीक है। जाते हैं हम अपना किसके ऊपर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर।
भाई इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में जो कंपनी के अंदर लोग हैं, कंपनी के अंदर कौन होते हैं? ओनर होते हैं। और ओनर के फंड को क्या बोलते हैं? इक्विटी। क्या बोल देंगे उसे? इक्विटी बोल देते हैं, या उसको हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोल देंगे? रिटेन्ड अर्निंग। अभी दोनों वर्ड को समझाता हूँ, बस अभी आप समझ लो कि इंटरनल सोर्स के अंदर हमारे इक्विटी आ जाते हैं, रिटेन अर्निंग। एक्सटर्नल सोर्स की अगर मैं बात करूँ, एक्सटर्नल सोर्स में आप बोल सकते हो कि भाई लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आप जो लोन लेते हो मतलब कंपनी लेती है। दूसरा पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट जो पब्लिक जमा कराती है पैसा। तीसरा आप इसमें डिबेंचर्स भी इंक्लूड कर सकते हो। क्या होता है इसके अंदर? डिबेंचर्स। अच्छा, ये जो तीनों है ना, इन तीनों को हम मीडियम टर्म भी बोल सकते हैं, यानी कि ये मीडियम टर्म के अंदर भी आते हैं। लोन फ्रॉम बैंक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, और डिबेंचर्स तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें हम इसमें पब्लिक डिपॉजिट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट ये भी इसमें दिखा सकते हो मीडियम टर्म में, ठीक है। उतना पढ़ेंगे जितने की रिक्वायरमेंट है, आप एग्जाम में आसानी से लिखाएं, क्योंकि चीज़ें तो बल्क में है। अब बल्क में अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, जितनी की रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए उतना करते चलो, जितना आप रिटेन कर सको, ठीक है। वरना बहुत सारा है बताने के लिए, तो बहुत कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं, क्योंकि अभी मैं बार बार इक्विटी का कई बार यूज़ यहाँ पर कर चुका हूँ, तो ज़रा देखना इक्विटी और क्या होता है। तो मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड, इसने बोला कि फंड को रेज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका इसने क्या बताया यहाँ पर? इशू ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होता है? आप सबको पता है कि कोई भी जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज करो कि वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट, मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख रुपए, 1 लाख मान लेता हूँ, ये 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं इस 1 लाख को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ दूँ, सपोज करो 10-10 रुपए की अगर मैं यूनिट्स बना दूँ, तो 10 से अगर मैं यूनिट बना देता हूँ 10-10 रुपए की, तो आप बताना 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करा दूँ तो कितना बना इधर? 10,000। आप बोलोगे 10,000 शेयर्स हो गए, और कितने रुपए का एक शेयर है? एट द रेट 10 ईच। हर शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 रुपए की है। 10,000 शेयर्स हो गए, और एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 10। उसी को बोलते हैं क्या? यूनिट्स। और उसी को क्या बोलते हैं? शेयर। यानी कि टोटल कैपिटल को छोटी छोटी स्मॉल अमाउंट में तोड़ देना। आगे बात समझ में आ गई। और हम शेयर्स को इशू करके ये पैसा पब्लिक से मांग सकते हैं, क्योंकि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है। तो फंड का एक तरीका ये होता है कि आप पब्लिक से पैसा ले लो, और पब्लिक से पैसा लेने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप शेयर्स को इशू कर दो पब्लिक के लिए। और जब पब्लिक उसे खरीदेगी तो कहती है एक शेयर कितने का है, यानी कि उसको जो प्राइस पूछ रही है ना, वही उसका शेयर है। यानी कि उसकी जो यूनिट पूछ रही है कि एक यूनिट कितने की है, भाई 100 रुपए की है, तो उस यूनिट को ही क्या बोला गया है? शेयर बोला गया है। अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। अब जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो बेसिकली ये 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक इक्विटी में और एक इसके यहाँ पर हम चल रहे हैं साथ में कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स में। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, ये एक्चुअली ओनर होते हैं कंपनी के, यही रियल ओनर कहे जाते हैं। यानी कि ओनर एक्चुअली में जो डिसीजन ले रहा है, कंपनी के लिए जो डिसीजन लेता है, वो एक्चुअली में होते क्या है? वो होते हैं हमारे कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि जिनके पास इक्विटी होती है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या मिलेगा तुम्हें? कंपनी में वोटिंग राइट होता है। भाई वोटिंग राइट कैसे? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जा रहा है या कोई बड़ा काम किया जा रहा है तो उसको मिलेगा क्या? वोटिंग राइट। यानी कि वो डिसीजन लेगा, कंपनी की हर बड़ी मीटिंग में डिसीजन लेता है। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। इसके फायदे की बात करें तो ये परमानेंट कैपिटल होता है, यानी कि परमानेंट कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए हमें मिल जाता है, फिक्स हो जाता है। अब भाई आप कंपनी के साथ जब तक कंपनी रहेगी आप हमारे साथ रहोगे, ठीक है। आगे हायर रिटर्न। हायर रिटर्न मतलब जब भी कंपनी को अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अच्छे प्रॉफिट होते हैं, तो इनको भी अच्छे रिटर्न और प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि रियल ओनर तो यही है। दूसरा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब आप ये कह सकते हो कि इनके पास वोटिंग राइट होता है। क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल यही करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन वगैरह यही होता है। नो बर्डन ऑन कंपनी। अगर बाई चांस कंपनी डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व मतलब कि वो नहीं चल पाई और उसे बंद करने की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी को
ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को फंड वापस करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो तो ओनर है। ओनर यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं, तो उन्हीं के पास दोनों अवसर होते हैं, यानी कि हाई रिस्क भी होता है इसमें। अगर कंपनी डूबी तो इनका पैसा भी डूब जाएगा, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर कंपनी अच्छी गई तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी इनको ही मिलना है, और सारे डिसीजन भी यही लेने हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो लिमिटेशन में वही बताया मैंने, हाई रिस्क है भाई। अरे जहाँ रिटर्न ज़्यादा है वहाँ रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि अगर कंपनी वाउंड अप हुई, डिसॉल्व हुई, तो इनका सारा पैसा भी गया, इनका सारा जो शेयर्स इन्होंने खरीदे कंपनी में सब गए। हाई कॉस्ट पे होते हैं। हाई कॉस्ट मतलब प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा इनको डिविडेंड देना पड़ता है। तीसरा, डिलेज। शेयर को इशू करना बड़ा कंज्यूमिंग टाइम होता है। क्यों? जब हम शेयर को इशू करते हैं तो पहले न्यूज़पेपर में एक ब्रोशर तैयार किया जाता है कंपनी का, वो न्यूज़पेपर में दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट की जाती हैं, एक फलानी डेट दे दी जाएगी कि भाई इस तारीख को शेयर होल्डर हमारे जारी होने वाले, मतलब शेयर्स जारी होने वाले हैं, जो जो इंटरेस्टेड है उन्हें खरीद सकता है। एप्लीकेशंस आएंगी हमारे पास, फिर हम उनको देखेंगे, स्क्रीन करेंगे, किसको हमें शेयर देना है, किसको नहीं देना है। कुछ कंपनियां तो इतनी अच्छी होती है ना कि भाई वो शेयर्स को इशू करती हैं और वो तुरंत बिक जाते हैं। मतलब 10,000 अगर उन्होंने शेयर अप्लाई, मतलब शेयर इश्यूज करे हैं, तो लाखों लोग उसको खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मतलब आए मार्केट में और विद इन मिनट्स खत्म सब। तो उसको क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है इसमें। ठीक है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? आर कंसीडर्ड सेफर इन्वेस्टमेंट। क्यों भाई सेफ ये इसलिए बोले जाते हैं? देखो नाम भी क्या है, प्रेफरेंस, जिसको हर चीज़ में प्रेफरेंस मिले। मतलब अगर कंपनी को अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुआ है, तो पहले ये क्लेम कर देंगे भाई हमें दो, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, यानी कि हमें प्रेफरेंशियल राइट्स हैं। इनको बस इसी चीज़ का राइट होता है कि आप क्लेम कर सकते हो पहले डिविडेंड के लिए, बाकी और तो कोई राइट नहीं होता। ये क्रेडिटर की तरह ही होते हैं। जैसे क्रेडिटर्स होता है कंपनी के लिए कि उससे पैसा ले लिया ज़रूरत के समय पे, ये भी ऐसे ही होते हैं। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, नो वोटिंग राइट। फिक्स डिविडेंड मिलता है इनको, जैसे क्रेडिटर को अगर उसने हमें फंड दिया है तो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलना है उसको भी, ऐसे इनको भी फिक्स डिविडेंड दे देते हैं। बस अंतर इतना ही है कि जो इसको दिया जाएगा पैसा वो फिक्स डिविडेंड होता है, और ये क्रेडिटर की तरह होते हैं। बात समझ? आगे कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के यहाँ पर टाइप दे रखे हैं, उन टाइप्स को अब हम देख लेते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई 6 टाइप के हैं, मैं फटाफट से इनको बता देता हूँ, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है तो वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, यानी कि वो डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा। ऐसा कब होता है? या तो कंपनी ने कोई लॉस मेकिंग ईयर रहा हो, जिस ईयर क्या होता है, लॉस होता है, उस ईयर में डिविडेंड नहीं दिया जाता, या किसी वजह से स्किप कर दिया हो। तो अगर किसी के पास कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में जाके मिल जाएगा, या उसके बाद। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक ऐड होता रहेगा। नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि अगर कंपनी को लॉस हुआ है किसी ईयर तो उस साल का वो क्लेम नहीं कर सकते, खत्म। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पार्शियल ओनर होते हैं एक तरीके से, इक्विटी जैसे ही। बट इनको हम ये कह सकते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, अगर कंपनी को कभी एक्सेस शेयर यानी कि एक्सेस सरप्लस होता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो भाई इनको भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। इनके साथ में ये होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग के साथ में कि अगर भाई कंपनी ने ज़्यादा सरप्लस कमाया है तो इनको नहीं मिलेगा, ये उस सरप्लस के अधिकारी नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम इन दैट सरप्लस फॉर हायर डिविडेंड। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन शेयर्स में, मतलब इक्विटी शेयर्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम लिमिट के बाद। और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी टिल द कंपनी इज वाउंड अप और डिसॉल्व्ड।
अगर इसके डिमेरिट्स की बात करें तो भाई डिमेरिट्स में है नो टैक्स सेविंग, टैक्स में कोई सेविंग नहीं मिलती, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर्स, मतलब जिनको हाई रिस्क लेने की आदत है उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बने। हाई रिस्क लेना है तो इक्विटी शेयर्स में आओ, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा लॉस भी होगा, तो दोनों ही बातें अच्छी होंगी। नाउ अब आ जाते हैं हम सीधा किसके ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर। जरा देखो क्या है डिवेंचर्स। तो देखो भाई डिवेंचर्स ये रहा। डिवेंचर क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस ही होता है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। पैसे लेने के बस नए नए तरीके हैं ये, बस बट काम सबका एक ही है, क्या, फाइनेंस चाहिए। ये डिवेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। कितनी होती है समझ लेना, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। और जितने भी डिवेंचर्स होते हैं ना, इनके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, इनको 9% डिवेंचर्स ऐसे लिखा जाता है। यानी कि जब भी डिवेंचर्स को लिखा जाएगा उसके साथ में परसेंटेज, यानी कि इनको कितना इंटरेस्ट देना है वो साथ में ही डिवेंचर्स के लिख दी जाती है। क्लियर है। तो कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन्हें देता है, और ये कैसा होता है, ये फिक्स रेट होता है, ध्यान रखना, गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, फिक्स मिलता है। आ जाते हैं ये क्या करते हैं भाई, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें मिलता है। इंटरेस्ट इज पेड एवरी 6 मंथ और 1 ईयर, या जो भी इंटरेस्ट जैसे देना है वो 1 मंथ में या 1 ईयर में इनको मिलता रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की बात करें, एक है हमारा सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड का मतलब जब भी ये डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो एक कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी एसेट्स जो है एक कोलेटरल के रूप में रख दी जाती है, यानी कि गिरवी रख दी जाती है चीजें। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है किसके मन में, जो डिवेंचर्स को खरीद रहा है, कि भाई हमारा पैसा डूबेगा नहीं। अनसिक्योर्ड में जनरली ऐसा नहीं होता, वो अनसिक्योर्ड होते हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और इनको नॉर्मली क्या होता है, हाई रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि इनको लो रिटर्न्स मिलते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब है कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब एक टाइम पीरियड के बाद इनको रिडीम करना ही पड़ेगा, इनकी पेमेंट करनी पड़ती है। रिडीम का मतलब ये होता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब कि अगर आपको अपने डिवेंचर्स किसी और को आपको ट्रांसफर करना है तो उस कंपनी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस कंपनी ने इसको रजिस्टर कर रखा है। यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बढ़िया से चैप्टर के साथ।